मैंने बचपन में एक कहानी कई बार सुनी थी जिसमें एक जंगल का राजा शेर इतना न्यायप्रिय था कि वो जंगल के बाकी सारे जानवरों के साथ न्याय करता था, उनकी खुशहाली के लिए काम करता था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कहानियाँ चाहे जो भी हों और जिस भी वजह से लिखी गई हों, लेकिन शेर तो तभी तक जिंदा रह सकता है जब तक कि वो छोटे छोटे जानवरों का मांस खा ले। यानी शेर के जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे तमाम जानवरों की मौत ज़रूरी है। यही हाल पूंजीपतियों का भी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों का अस्तित्व सिर्फ तब तक ही है जब तक दुनिया भर के मजदूर अपने श्रम का शोषण करवाने के लिए मजबूर हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि पूंजीपति मजदूरों के श्रम का शोषण करते हैं और उसी पर जिंदा रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक पूंजीपति को, किसी एक खास व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ या उसकी बुराई कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे के पूरे बुर्जुआ वर्ग के बारे में ये बात कह रहा होता हूँ। अब ये बुर्जुआ वर्ग कौन है? मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि इस दुनिया के सारे लोग दो अलग अलग वर्गों में बंटे हुए हैं। इन वर्गों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे एक वर्ग है लुटेरा और एक है कमेरा, एक है शोषक वर्ग, एक है शोषित वर्ग, एक है बुर्जुआ वर्ग, एक है सर्वहारा वर्ग। तो ये बुर्जुआ शब्द दरअसल दुनिया भर के उन तमाम पूंजीपतियों के लिए, उन मालिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मजदूरों के श्रम के शोषण पर ही जिंदा रहते हैं। बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नामक इस किताब में एक पाठ है। पाठ का नाम है बुर्जुआ जादूगर। यानी रंगनायकमा जी जो इस किताब की लेखिका हैं, वो बुर्जुआ वर्ग को जादूगर वर्ग कहती हैं। वो ऐसा क्यों कहती हैं, आइए बताता हूँ। मैं पहले के एपिसोड्स में भी आपको ये बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों का होना बहुत ज़रूरी है और श्रम का होना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उत्पादन के साधनों में कटौती करके किसी चीज़ को तैयार कर दें। मान लीजिए कि हमें एक टीवी बनाना है और उसमें हमने स्क्रीन नहीं लगाई तो टीवी बन नहीं सकता। इसी तरीके से अगर कोई ट्यूबलाइट बनानी है और उसमें ट्यूब ही न लगाएं तो काम नहीं चलेगा। यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सारे के सारे उत्पादनों के साधनों को लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके खर्चे में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ज़रूरी तो श्रम भी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन श्रम की जो लागत है, उसका जो पैसा है, उन श्रमिकों की जो मजदूरी है, उस मजदूरी में कटौती ज़रूर की जा सकती है और कटौती की जाती है। बुर्जुआ वर्ग मजदूरों को दिए जाने वाले मजदूरी में से बहुत सारा पैसा काट लेता है, लेकिन अगर वो सीधा सीधा ये सारा पैसा काट लेता या चुरा लेता तो सारा का सारा मजदूर वर्ग ये सीधी सीधी नंगी आंखों से सारी चीज़ों को देखता और फिर आंदोलन कर देता, भड़क जाता। इस सब से बचने के लिए पूंजीपति वर्ग ने, यानी बुर्जुआ वर्ग ने, एक बहुत बड़ा जादू इस दुनिया में फैला रखा है। क्या है वो जादू? बुर्जुआ वर्ग का जादू ये है कि वो अपने बुद्धिजीवियों की बहुत सारी किताबों के माध्यम से और अब नए ज़माने में तो वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तथ्य को लोगों के दिमाग में बैठाने में सफल रहा है कि जिन चीज़ों का किसी चीज़ के उत्पादन से कोई लेना देना ही नहीं होता, वे किसी चीज़ के उत्पादन में बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे पूंजी पर मुनाफा, जैसे पूंजी पर ब्याज, जैसे ज़मीन का किराया, जैसे सरकार को दिए जाने वाला टैक्स, जैसे महाजन का कमीशन यानी व्यापारी का कमीशन। तो बुर्जुआ वर्ग इस तथ्य को हम सब लोगों के, सारी दुनिया के लोगों के दिमाग में बैठाने में सफल रहा है कि ये सब चीज़ें उत्पादन के लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। अब ये ज़रूरी अगर होती हैं तो इनका खर्चा कहाँ से आएगा? मैंने बताया कि उत्पादन के साधनों में तो कटौती नहीं की जा सकती, उसकी लागत में कमी नहीं की जा सकती। फिर कमी कहाँ की जा सकती है? मजदूरों की मजदूरी में से। तो बुर्जुआ वर्ग अपनी जादूगरी के बूते पर हम सब की आम सहमति लेकर मजदूरों की मजदूरी में से एक हिस्सा इन गैर ज़रूरी मदों में खर्च कर लेता है और इस तरह से उसका सारा का सारा जादू इस पूरी दुनिया में चलता रहता है और उसकी सत्ता बनी रहती है। सारी दुनिया पर इस समय बुर्जुआ वर्ग का कब्जा है, उसी की सत्ता है, उसी की सरकारें हैं। तो जब किसी देश के किसी स्कूल या कॉलेज में बच्चों को इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ाया जाता है तो वो इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अगर कोई पूंजीपति कोई उद्योग में अपनी पूंजी का निवेश करता है तो बड़ा ज़रूरी है कि उसकी पूंजी भी वापस आ जाए,
बड़ा ज़रूरी है कि मज़दूरों की मजदूरी भी वापस आ जाए और बड़ा ज़रूरी है कि सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य यानी कि मुनाफा बाहर निकल कर आए और ये बुर्जुआ वर्ग, ये पूंजीपति वर्ग दुनिया भर की अय्याशी करे। यही ज्ञान लेते लेते दुनिया के करोड़ों बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर वे बनते हैं इस बुर्जुआ वर्ग के तमाम उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी। ऐसे कर्मचारी जिनके अतिरिक्त श्रम का शोषण होता है, लेकिन बुर्जुआ वर्ग के जादू के चलते उन्हें इसका कोई भी आभास नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता। मेरे कई दोस्त ये समझते हैं कि बुर्जुआ वर्ग के ये उद्योगपति, ये पूंजीपति मजदूरों की मजदूरी में से कुछ नहीं चुराते, बल्कि उत्पादन के साधनों का और मजदूरों की मजदूरी का पूरा पूरा दाम चुका देने के बाद में फिर अपने माल के दाम में अलग से कुछ पैसे जोड़कर वो फाइनल दाम तय कर बाज़ार में बेचने के लिए अपनी चीज़ को ले जाते हैं। लेकिन उनका ये मानना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ये जानने के लिए आइए उसी कमीज़ वाले उदाहरण को ले लेते हैं। उस कमीज़ के उदाहरण में कमीज़ का मूल्य था 120 रुपये, जिसमें से 80 रुपये उत्पादन के साधनों के थे यानी कि पुराने श्रम के, और 40 रुपये थे नए श्रम के। मान लेते हैं कि पूंजीपति अपने मजदूरों के श्रम का पूरा पूरा मूल्य यानी कि 40 रुपये उन्हें देकर कमीज़ को, 120 रुपये की कमीज़ को 140 रुपये में बेचता है, यानी 20 रुपये और बढ़ा देता है। तो प्रैक्टिकली अगर देखें तो कोई व्यापारी, कोई महाजन, वो तो ऐसा कर सकता है कि माल को उसके असल दाम से कुछ ज़्यादा मनमाने दाम बनाकर बाज़ार में बेच दे और अपने ग्राहकों की जेब में से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल ले। अब अगर उसके ग्राहक कोई मज़दूर हैं तो उनको अपने जीविकोपार्जन में कुछ समस्या आएगी, और अगर ग्राहक उसके जो है वो पूंजीपति हैं तो उनके मुनाफे में कमी आएगी। लेकिन अगर हम उत्पादकों की बात करें कि वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि क्या कोई एक पूंजीपति, कोई कमीज़ बनाने वाला एक पूंजीपति ऐसा कर सकता है कि अपने मन से वो कमीज़ के दाम बढ़ा दे, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो कमीज़ बनाने वाले पूंजीपति हैं वो आपस में राय बनाकर, मशवरा करके और फिर वो ऐसा कर लें, या फिर क्या सारी चीज़ों को बनाने वाले सारे के सारे पूंजीपति अपनी सारी चीज़ों का दाम इस तरह मनमाने तरीके से बढ़ा सकते हैं? अगर अपनी फैक्ट्री में कमीज़ बनवाने वाला कोई एक कारोबारी, कोई एक उद्योगपति, कोई एक पूंजीपति अपनी कमीज़ को 120 की बजाय 140 रुपये की बेचने लग जाए, तो लोग उससे ये कमीज़ नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बाज़ार में बिल्कुल वैसी ही कमीज़ 120 रुपये की मिल रही होगी, तो कोई उसे 140 रुपये की क्यों खरीदेगा? इसलिए ये हम समझ सकते हैं कि कोई एक पूंजीपति मनमाने तरीके से दाम नहीं बढ़ा सकता। अब अगर बात करें कि क्या सारे के सारे कमीज़ बनाने वाले पूंजीपति आपस में मिलकर अपनी कमीज़ों का दाम तय कर सकते हैं, वो उसे बढ़ा सकते हैं मनमाने तरीके से, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये सारे के सारे कमीज़ बनवाने वाले पूंजीपति कमीज़ का दाम 120 की बजाय 140 कर दें, तो होगा क्या कि कमीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाले जो कच्चे माल हैं, सहायक सामग्री हैं, औज़ार हैं, उनको बनाने वाले भी तो कोई ना कोई पूंजीपति होंगे, उनकी भी तो फैक्ट्रियाँ होंगी, तो वो भी अपने सामान का दाम बढ़ा देंगे, उसका मूल्य बढ़ा देंगे, क्योंकि पूंजीवाद में कंपटीशन ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई इतना पागल नहीं होगा कि खुद तो सस्ता सस्ता माल बेचे और जिसको बेच रहा है वो बहुत सारी दौलत कमा ले, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमा ले। ये तो ये होने ही नहीं देंगे कंपटीशन के चलते, इसलिए वे लोग भी अपना दाम बढ़ा देंगे। तो जब सब लोग ही अपना दाम बढ़ा देंगे, उसी अनुसार बढ़ा देंगे, तो फिर किसी को फ़ायदा क्या होगा? इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि कमीज़ बनाने वाले सारे व्यापारी मनमाने तरीके से दाम बढ़ा दें। हाँ, एक काम ज़रूर हो सकता है कि सारी चीज़ों का उत्पादन करवाने वाले सारे के सारे उद्योगपति, सारे के सारे पूंजीपति आपस में तय करके माल का मनमाना दाम बढ़ा दें। और अगर ऐसा होता है और मान लीजिए कि कमीज़ बनाने वाले जो पूंजीपति हैं वो कमीज़ का दाम 120 रुपये की बजाय अब 140 रुपये कर दें, 20 रुपये उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दें, तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने अपनी कमीज़ के दाम में 17% की वृद्धि की है, यानी कि 17% दाम बढ़ा दिया, मूल्य बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में और भी तमाम जो चीज़ें बाज़ार में होंगी उनके दाम भी 17% बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए कि कमीज़ बनाने में जो उत्पादन के साधन लगे थे उनके दाम बढ़कर 80 रुपये की बजाय अब हो जाते हैं 93 रुपये, 93 रुपीज़। और मज़दूरों के श्रम का जो मूल्य था वो भी अब 40 की बजाय बढ़कर हो जाएगा 47, यानी कि 47 रुपीज़।
तो अगर अब हम इस 93 यानी 93 और 47 यानी कि 47 को जोड़ दें तो ये जोड़ होगा 140 रुपये। तो क्या पूंजीपति 140 रुपये की लागत वाली कमीज़ को 140 रुपये में ही बेच देगा? वो इतना मूर्ख है? बिल्कुल भी नहीं करेगा वो ऐसा। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर खुद खाएगा कमाएगा कहाँ से, अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेगा, अपना मुनाफा कहाँ से निकालेगा, ब्याज वगैरह जो बहुत सारे जो नाम लेता है वो कहाँ से करेगा। इसलिए उसे इसी 140 रुपये में से कुछ न कुछ चुराने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो क्या चुराएगा? अगर वो उत्पादन के साधनों के खर्चे में से कुछ चोरी करता है तो उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री में एक सुई भी अगर टूट जाए ना तो जब तक दूसरी नई सुई नहीं आ जाएगी तब तक काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उत्पादन के साधनों में कटौती करना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर पॉसिबल क्या है? पॉसिबल है मजदूरों की मजदूरी को चोरी कर लेना। तो यही बात तो हम पहले से कह रहे थे। यानी बात एकदम साफ है, पूंजीपति चाहे किसी भी चीज़ का कितना भी दाम तय कर ले, वो दाम कहीं बाहर से नहीं आता, वो उत्पादन के साधनों का और श्रम का मूल्य ही होता है। और पूंजीपति श्रमिकों के श्रम का पूरा मूल्य नहीं देता है, बल्कि वो उसमें से चोरी करता है और अमीर बनता चला जाता है। मुझे गारंटी है कि अब भी आपके मन में दाम को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे और आपको लग रहा होगा कि मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो दाम को तय करते हैं। तो भैया बच्चों के लिए अर्थशास्त्र नामक ये जो किताब है जिसकी जानकारी मैं इन वीडियोज़ में आपको देता हूँ, उसमें दाम के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है। अगर आपको विस्तार से जानना है तो इसी किताब की लेखिका हैं रंगनायकम्मा जी। उनकी एक और किताब है मार्क्स की पूंजी का परिचय। आप चाहें तो उस किताब को पढ़ सकते हैं, उसमें बड़े विस्तार से जानकारी दी गई है। किसी भी चीज़ का दाम क्या होता है, दाम तय कैसे होता है, मुनाफा क्या होता है, पैसा क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब अब हम बहुत आसानी से दे लेते हैं। लेकिन पहले के लोग यानी सैकड़ों हज़ारों साल पुराने जो लोग थे वो इन सवालों के जवाब नहीं दे पाते थे। और जवाब तो छोड़िए, वो तो इन सवालों पर दिमाग भी नहीं लगाते थे। कुछ लोग दिमाग लगाते भी थे तो बड़ी अजीब अजीब बकवास करते थे। वो कहते थे कि मुनाफा तो मशीनों से आता है, क्योंकि मशीन ऐसी हैं एक बार लगा लो जितना चाहे मुनाफा उनसे कमा लो। तो कोई कहता था कि मुनाफा तो उन लोगों से आता है जो सामान को ख़रीदते हैं, यानी जो ख़रीदार होते हैं उनसे मुनाफा आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेचो और मुनाफा ले लो। लेकिन इनकी तह तक जाने की कोशिश वो नहीं कर पाते थे। कोशिश भी करते थे, कई लोग आपस में बातचीत भी करते थे, उल्टी सुल्टी बातें भी करते थे, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी, तमाम उस दौर के लोग अंत में जाकर यही बात कह देते थे कि भाई ज़मीन को किराया मिलना चाहिए, पूंजी को ब्याज मिलना चाहिए और मुनाफा मिलना चाहिए। मतलब उस दौर के लोग जो थे वो सारी बातें सीखते कहाँ से थे? पूंजीपतियों से, ज़मींदारों से, सूदखोरों से, महाजनों से। तो वो उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की समझ को दोहरा दोहरा कर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते थे। तो मूल्यों को समझने की जो कोशिश यूनानी दार्शनिक अरस्तु के समय से शुरू हुई, वो 2000 साल बाद अंग्रेज बुद्धिजीवी रिकॉर्डो के समय तक चलती रही। और ये रिकॉर्डो अपने से पहले वाले अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, दार्शनिकों के मुकाबले बड़ा कमाल का आदमी था। इसने एक चीज़ खोज निकाली। इसने कहा कि मूल्य जो है वो श्रम ही है। यानी ये तो ऐसी क्रांतिकारी बात थी कि अगर इसमें थोड़ा और शोध किया जाता तो ये बात को समझा जा सकता था कि किस तरह से श्रम का शोषण होता है। लेकिन रिकॉर्डो अपनी बातों पर ही शंका करने लग जाता था और विचारों के सागर में ऐसा खो जाता था कि फिर वो उससे बाहर नहीं निकल पाता था। रिकॉर्डो सोचने लग गया कि अगर मूल्य जो है वो श्रम ही है तो फिर एक बात तय है कि जो मुनाफा जाता है पूंजीपति के पास में वो भी तो श्रम ही होगा। और अगर वो श्रम है तो फिर पूंजीपति को मुनाफा क्यों जाता है, फिर वो मजदूरी जानी चाहिए। तो इस तरह से वो अजीब अजीब सवालों में खोने लग गया और अंत में जाकर उसने एक बात तय कर ली, ये निष्कर्ष निकाला कि भाई मुनाफा जो है वो पूंजीपति के पास थोड़े जाता है, वो तो पूंजी के पास जाता है। और अगर पूंजी नहीं होगी तो उद्योग कैसे लगेगा, और अगर उद्योग नहीं लगेगा तो सामान कैसे बनेंगे, और अगर सामान नहीं बनेंगे तो लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, और सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए पूंजी को तो मुनाफा मिलना ही चाहिए, ये निष्कर्ष दे दिया रिकॉर्डो बाबू ने। तो भैया रिकॉर्डो बाबू भले ही मूल्य के बारे में बहुत सारी सटीक बातें नहीं कर पाए और भले ही वो श्रम के शोषण का राज नहीं खोल पाए, लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने किया उससे आगे जाने की ज़रूरत है।
मूल्य की पूरी पूरी तहकीकात करना, उसकी पड़ताल करना बड़ा ज़रूरी है। तो फिर आपको पता है कि मूल्य की सही सही पड़ताल किसने की? अगर पता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, और अगर नहीं पता है तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। शुक्रिया।